आइए फ्रेंड्स, हम इस लेक्चर के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन, सूर्य तप जो इस पृथ्वी के धरातल तक पहुंचा, उसका वितरण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आज हम जानना चाहते हैं। कि इस पृथ्वी पर ध्रुवों पर पूरा वर्ष ठंड रहती है, पूरा वर्ष बर्फ जमी रहती है और भूमध्य रेखा पर सारा साल गर्मी पड़ती है। ये सूर्य तप का वितरण हमारी पृथ्वी के ऊपर किन किन कारकों से प्रभावित है, आइए एक एक कर इनको समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 प्राथमिक फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर्स है जो हम बता रहे हैं आपको। पहला फैक्टर है सौर किरणों का झुकाव या सूर्य की किरणों का धरातल पर निर्मित कोण, सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है दिन की लंबाई और तीसरा फैक्टर है हमारे इस वायुमंडल की पारदर्शिता। ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो सीधे सीधे सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करते हैं। बाकी अदर फैक्टर्स हैं जो हम एक एक करके सेकेंडरी फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सौर किरणों की कोण। सौर किरणों ने धरातल पर कितना कोण निर्मित किया है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सारा साल सीधी पड़ती हैं। सीधी का अर्थ यह है 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, सौर किरणें तिरछी होती जा रही हैं। अब सीधी किरणों को थोड़ी दूरी तय करनी पड़ती है, थोड़े एरिया को, छोटे क्षेत्रफल को गर्म करना पड़ता है, इसलिए तापमान यहां अधिक हो जाता है, सूर्य तप की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जब सौर किरणें दूरी से आती हैं, वायुमंडल के बहुत बड़े भाग को होकर इसको गुजरना पड़ता है, दूरी भी अधिक, क्षेत्रफल भी अधिक, तो सौर तप की मात्रा कम हो जाती है। इस तरह से धीरे धीरे ध्रुवों की ओर ये किरणें 0 डिग्री तक, भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री और ध्रुवों पर 0 डिग्री के कोण कर पहुंच जाती हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करता है। ये प्राइम फैक्टर है। इसी के साथ साथ आप यहां इस डायग्राम से देख सकते हैं कि समर सोलिस्टिस, हमारे यहाँ जो ग्रीष्म संक्रांति होती है, जून के महीने में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य उत्तरायण कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है। देखिए ध्रुवों पर यह कोण धीरे धीरे घटता घटता 23.5 डिग्री हो जाता है। ये ग्रीष्मकालीन समय में जब सौर किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, इस समय मकर रेखा पर सौर किरणें तिरछी हैं। दक्षिणी गोलार्ध में बहुत अधिक ठंड पड़ रही है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। देखिए कैसे कैसे ये कोण धीरे धीरे घटता जाता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस को, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जून के महीने में ये देखिए सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं या सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन रहता है या उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन रहता है। धीरे धीरे इस तिरछेपन के कारण सूर्य तप के वितरण के अंदर अंतर आ जाता है। ऐसे हम समझ सकते हैं दिन की लंबाई को कि भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, और जैसे जैसे हम जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध पर अंधेरा छाया हुआ है, दिसंबर में अंधेरा छाया हुआ है और जून के महीने में 6 महीने का जो है आप देखेंगे दिन हो जाता है। दोनों पोल्स के ऊपर ये उल्टी दशा हो जाती है। जून और दिसंबर के महीने में दिन की लंबाई का अंतर आप देख सकते हैं, कैसे कैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। दिन की लंबाई तो बढ़ रही है, लेकिन सौर किरणों का जो निर्मित कोण है वो कम होता जाता है। इन दोनों को जोड़कर सूर्य तप की प्राप्ति के साथ जुड़ जाती है। तीसरा फैक्टर है वायुमंडल की पारदर्शिता। देखिए वायुमंडल के अंदर बादल, धूल के कण और जलवाष्प, ये 3 चीजें सौर किरणों को प्रभावित करती है, प्रवेशी सौर किरणों को प्रभावित कर रही हैं। देखिए जब बादल बहुत अधिक है तो सूर्य की प्रकाश को रोक सकते हैं,
धूल के कण हैं तो स्कैटरिंग की क्रिया, और ये भी जब आंधी आती है आप देखते हैं किस समय सौर प्रकाश कम हो जाता है और जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तब भी हमारे सौर प्रकाश पर, सूर्य तप के ऊपर फर्क पड़ जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किस तरह से उपोष्ण कटिबंध में सहारा डेजर्ट्स के अंदर सूर्य तप की मात्रा बहुत अधिक प्राप्त होती है क्योंकि ड्राइनेस है और आकाश बिल्कुल साफ स्वच्छ आकाश है। लेकिन अमेज़न नदी और जायरे नदी, इनके बेसिन्स में या इनकी घाटी के अंदर आप देखेंगे ये भूमध्य रेखा के पास है, बादल छाए रहते हैं तो सूर्य तप की मात्रा कम हो जाती है। इसी तरह से जब कभी ज्वालामुखी फटता है, पूरे इस आकाश के अंदर धूल के कण और राख के कण बिखर जाते हैं, अंधेरा छा जाता है। ये वायुमंडल की पारदर्शिता है, ये ट्रांसपेरेंसी है जो सूर्य तप के आने को प्रभावित करती है। इसी तरह से हमारे पास ये अदर फैक्टर्स हैं, इनको हम गौण कारक कहते हैं, सेकेंडरी फैक्टर्स बोलते हैं। क्या फैक्टर्स हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, इस पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर यानी कि जल और स्थल का वितरण, उसके बाद आपके यहाँ धरातल पर सूर्य की किरणें कितना कोण या किस तरह का कोण बना रही हैं, और नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारी इस पृथ्वी पर वन है, घास है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, ये उस कारक को भी सूर्य तप प्रभावित होता है। और सनस्पॉट्स, सौर कलंकों की संख्या भी प्रभावित होती है। आइए हम एक एक फैक्टर्स को समझ लेते हैं। इस डायग्राम में हम दिखा रहे हैं कि यह हमारा सूर्य है, ये हमारी पेरिहीलियन और एपीहीलियन दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। इसको हम बोलते हैं अपसौरिका और उपसौरिका। अपसौरिका में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है, जबकि पेरिहीलियन में जब पृथ्वी सूर्य के पास है ये 14 करोड़ 72 लाख किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा सितंबर में और मार्च के अंदर जब इक्विनॉक्स की अवस्था होती है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, ये समर सोलिस्टिस और ये विंटर सोलिस्टिस, इसका प्रभाव क्या है सूर्य तप पर कि जुलाई के महीने में जब ये एपीहीलियन वाली अवस्था होती है, हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 7% सूर्य तप कम हो जाता है। यानी कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में 7% गर्मी भी कम पड़ती है और सर्दी भी कम पड़ती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध के अंदर 7% सूर्य तप गर्मी में अधिक और सर्दी में कम हो जाता है। ये सूर्य तप को, इसको हम बोलते हैं कि पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी के अंतर के कारण फर्क पड़ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जल और स्थल का वितरण। देखिए स्थल ठोस है, महाद्वीप ये ठोस है और सूर्य की किरणों को गहराई में नहीं जाने देते, रोक लेते हैं, और ये स्थिर भी है और उसके साथ साथ इवेपोरेशन की क्रिया नहीं होती, और स्पेसिफिक हीट जो गर्म होने की प्रक्रिया में सहायक है वो भी लो है, जबकि पानी तरल है, पानी पारदर्शी है और सूर्य की किरणें गहराई तक प्रवेश करके संवहनीय धाराएं भी चलती हैं, इवेपोरेशन की क्रिया भी होती है, और जल की स्पेसिफिक हीट जो हम बोल रहे हैं ये स्पेसिफिक हीट भी अधिक है। इसके कारण सूर्य तप महाद्वीपों पर अधिक और महासागरों पर कम प्राप्त होता है। लगभग 5 गुना अधिक ऊर्जा चाहिए सूर्य और इस जल और स्थल के वितरण को बराबर करने के लिए। और इस पृथ्वी के ऊपर आप जानते हैं 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। हम इसके बारे में जब समताप रेखाएं पढ़ेंगे तब भी इसकी चर्चा करेंगे कि जल और स्थल के वितरण के ऊपर कैसे समताप रेखाएं मुड़ जाती हैं, तब भी हम इसका विचार करेंगे। एक और है कि सौर किरणें हमारे धरातल पर किस कोण पर टकराती हैं। देखिए हम गर्मी वाले क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो हम उत्तर दिशा के घर पसंद करते हैं जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन पहाड़ स्थानों पर
हमारे जो भाई बंधु रहते हैं वो दक्षिण मुखी घर पसंद करते हैं कि सौर किरणें उनके घर के अंदर तक प्रवेश कर जाएं। आप इससे समझ सकते हैं, इस पर्वत की दिशा से हम समझ सकते हैं कि सौर किरणें सीधे अंदर प्रवेश कर रही हैं और कैसे हमें इनडायरेक्ट सूर्य तप मिल रहा है। तो इस भाग पर, दक्षिणी भाग पर सूर्य तप अधिक और उत्तरी भाग पर सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त हो। इसके साथ साथ हमारी पृथ्वी के धरातल पर कहीं बर्फ है, कहीं जंगल है, कहीं हमारी मिट्टी वाले भाग हैं या वाटर बॉडीज हैं। इन सब के अंदर परावर्तन की क्रिया अलग अलग है। पतले बादल 10 से 50%, जबकि थिक क्लाउड्स, अधिक घनत्व वाले काले बादल 75 से 95% सौर ऊर्जा को परावर्तित कर देते हैं। स्नोफील्ड, फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट में भी हम समझते हैं कि कैसे मरुस्थलीय भागों में जीरोफाइट्स, कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं, लेकिन भूमध्य रेखीय वन चौड़ी पत्ती वाले और मोटे मोटे पत्तों वाले वन होते हैं। ये अधिक जो है सूर्य तप को परावर्तित कर देंगे और वो कम परावर्तित कर देंगे। काली मिट्टी वाले प्रदेश में सूर्य की किरणें, सूर्य प्रकाश को अधिक अवशोषित किया जाएगा, जबकि दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र में वो अधिक परावर्तित हो जाएगी, तो सूर्य तप का जो अंतर है वो कम रह जाएगा। ये सब बातें हम अपने जीवन में देखते हैं। एक और फैक्टर है, इसको हम सन स्पॉट्स या सौर कलंकों की संख्या कहते हैं। सूर्य के अंदर जब इन सौर कलंकों की संख्या बढ़ जाती है, जब सूर्य के अंदर की भट्ठी का तापमान बढ़ जाता है या सूर्य के अंदर हाइड्रोजन फ्यूजन की क्रिया बढ़ जाती है, तो 3% तक हमें इस सूर्य तप का अंतर हमें मिल जाता है। 3% सूर्य तप बढ़ सकता है या रह सकता है। आइए अब हम अक्षांशों की बात करें। हमारी पृथ्वी के ऊपर जब हम सूर्य तप के वितरण को पढ़ें, उसका वितरण किस प्रकार का है, तो हम पाएंगे कि 0 से भूमध्य रेखा से 38 डिग्री उत्तर और 38 डिग्री दक्षिण हमारा सौर प्रकाश अधिक होता है, और 38 डिग्री से 90 डिग्री तक सौर प्रकाश जो है वो कम होता है। यानी एक तरफ अगर आप पूछे सर्दी, तो 38 डिग्री अक्षांश के बाद पार्थिव विकिरण बढ़ जाता है, सौर प्रकाश कम हो जाता है। लेकिन 0 से 38 डिग्री वाले भाग में सौर विकिरण अधिक रहता है। यानी गर्मी सर्दी का कारण यहां से आप समझ सकते हैं। और इस पृथ्वी पर इस गर्मी सर्दी के संतुलन को बनाए रखने के लिए सागरीय धाराएं, यानी कि जल परिवाहित होता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। वह पवने गर्म क्षेत्र से ठंडे की ओर, ठंडे से गर्म क्षेत्र की ओर हीट को, गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाह करके ले जाती हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए सौर प्रकाश पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। ये जून जुलाई के महीने में और दिसंबर जनवरी के महीने में, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में, इसके महीने में ये प्रोसीजर हम देख सकते हैं। देखिए भूमध्य रेखा पर पूरा साल 800 से 900 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मंथ, पूरे एक महीने के अंदर इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये 20 डिग्री पर 900, देन 40 डिग्री पर 950 और 66.5 डिग्री पर 1000 उत्तरी ध्रुव पर, जहां 24 घंटे दिन रहता है। 6 महीने आपको लगभग 1050 और दूसरी तरफ 6 महीने बिल्कुल 0 ऊर्जा प्राप्त होती है। ये उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में सूर्य तप कैसे कैसे प्राप्त होता है, कैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए ये कम होता जाता है, ये हम इस टेबल से समझ सकते हैं और इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। इस लाल रेखा से हमने सूर्य तप दिखाया है, जबकि नीली रेखा से हमने पार्थिव विकिरण दिखाया है। ये डेफिसिट है, ये सरप्लस है, और इस तरह से सरप्लस क्षेत्र से हमारी जो गर्मी है, जो इस पृथ्वी पर जल धाराएं और पवनें चलती हैं, गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित करती हैं। इस डायग्राम से हम अक्षांश के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे इस पृथ्वी पर बैलेंस बना रहता है। थैंक यू वेरी मच।
आपको कोई भी प्रश्न, कोई भी शंका, कोई भी आपको सवाल पूछना हो तो इस मेल कर सकते हैं और आपको मैं उत्तर दे सकता हूं। थैंक यू वेरी मच।